हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई एजुकेशन। तो झारखंड फूड सेफ्टी ऑफिसर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, इसका लास्ट डेट भी करीब आ चुका है। अगर आपने अभी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई नहीं किया है तो 14 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में फ़ीस सबमिट करनी होती है, नेक्स्ट डे थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद में आपको हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट भी सेंड करने होते हैं जेपीएससी को। ये पूरा प्रोसेस अभी भी लोगों को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम है, तो इस वजह से हम यहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ों को समझेंगे कि कैसे आप झारखंड फूड सेफ्टी ऑफिसर का एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आपको ध्यान रखनी है कि 27 जुलाई से पहले आपको हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट जेपीएससी तक पहुँचा देने हैं। अगर डिले होता है, लेट होता है, तो उसके लिए जेपीएससी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? स्टूडेंट की होगी। ठीक है, तो झारखंड फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हैं उनको हम इस पर्टिकुलर वीडियो में नोटिफिकेशन के माध्यम से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना। इसके साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम और इसके साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज पर जुड़ सकते हो। तो चलिए हम एक एक चीज़ को समझते हैं जिससे आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपरली फिलअप हो पाए। तो ये है दोस्तों आपके सामने झारखंड लोक सेवा आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा jpsc.gov.in पर। कैसे फिलअप करना है फॉर्म को ऑलरेडी हम इसको लेकर के एक वीडियो बना चुके हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 56 जो आपकी वैकेंसीज थी, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की 22 वैकेंसीज है। जो कैंडिडेट अदर स्टेट से हैं उनको यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिलेगा, उनको अनरिजर्व कैटेगरी में ही अप्लाई करना होगा, चाहे वो एससी से हो चाहे वो एसटी कैटेगरी से हो। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर एक पे लेवल दिया गया है, पे बैंड 2 है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है 9,300 से 34,800। यहाँ पर ग्रेड पे जो है वो आपका 54 से अगर हम यहाँ पर देखें तो आपकी सैलरी लगभग 50 के फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 50,000 के आसपास आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। उसके बाद में ये एक परमानेंट पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। 2 साल का प्रोबेशनरी पीरियड जो यहाँ पर मेंशन किया गया है उसको देख के आपको परेशान नहीं होना है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी आप यहाँ पर ज्वाइन करते हो, किसी भी जॉब में आप ज्वाइन करते हो, तो 2 साल आपका लगभग थोड़ा बहुत ट्रेनिंग पीरियड होता है, या फिर आपका जो भी ये क्या होता है, एक प्रोबेशनरी पीरियड होता है। ट्रेनिंग तो आपकी 40 डेज़ की होती है एफएसओ की, बट ये प्रोबेशनरी पीरियड होता है। तो इसको ये नहीं समझना है कि आपको कि ये परमानेंट पोस्ट है या फिर नॉन परमानेंट पोस्ट है, टेम्परेरी पोस्ट तो नहीं है, ये परमानेंट पोस्ट है। यानी कि आप एक बार ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद में आप 60 ईयर के बाद ही रिटायर होगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर के। बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों को। देखो, जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन करी गई है उसी के साथ आप अप्लाई करो। ठीक है, ग्रेजुएशन और मास्टर अगर दोनों हैं आपके पास में तो आप ग्रेजुएशन डिग्री के साथ में फॉर्म अप्लाई करो, बाद में आप डॉक्यूमेंट्स में अपना मास्टर डिग्री भी भेज सकते हो। तो कौन कौन लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं? यहाँ पर अगर आपने खाद्य प्रौद्योगिकी यानी कि फूड टेक्नोलॉजी में अपना ग्रेजुएशन किया है, डेयरी टेक्नोलॉजी यानी कि डेयरी प्रौद्योगिकी में अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपने किया है, तेल प्रौद्योगिकी ऑयल टेक्नोलॉजी, इसके साथ ही साथ कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बीटेक बीएससी दोनों यहाँ पर एलिजिबल है। पशु चिकित्सा विज्ञान वेटनरी साइंस यहाँ पर एलिजिबल है। जैव रसायन विज्ञान यानी कि बायोकेमिस्ट्री, सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, या फिर मेडिसिन में अगर आपने डिग्री ली है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मेडिसिन का मतलब हो गया यहाँ पर एमबीबीएस। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर बीडीएस होता है, फिर आप देखोगे बीयूएमएस होता है, बीएचएमएस होता है। ये सभी मेडिसिन की डिग्री यहाँ पर एलिजिबल है। रसायन के क्षेत्र में अगर आप केमिस्ट्री के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास में क्या होना चाहिए? आपके पास में यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि एमएससी इन केमिस्ट्री होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। इन केस ऑफ फूड टेक, डेयरी टेक और बायोटेक, ऑयल टेक और एग्रीकल्चर, इनमें अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में देखो, एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर रखी गई है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखो, आपकी जो एज जो कैलकुलेट करी जाएगी वो 1/8/2020 से कैलकुलेट करी जाएगी। ठीक है, 1/8/2020 से आपकी जो है कैलकुलेट करी जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि आपकी जो एज है वो 2020 तक, तो इसका मतलब अगर आप 2000 में आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 2000 है या उससे उसके बाद की है, तो अगर आप वहाँ पर अप्लाई करोगे तो आज की आपकी जो एज है वो 21 से कम दिखाएगा, तो वहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे
तो इस डेट के साथ में आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है। अगर इसके साथ में अगर आप कैलकुलेट करते हो आपकी डेट ऑफ बर्थ से 1/8/2020 तक, तो इसका मतलब आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो एज लिमिट के बारे में बताया गया कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो एज है वो 35 ईयर है, और यहाँ पर PWBD कैटेगरी में भी आते हैं अनरिजर्व वाले, तो 45 ईयर है। उसके बाद में आप देखो यहाँ पर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो अगर हम देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं जो आपका एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, तो सबसे पहले आपका एक पेपर होगा स्टेज 1 पे, दूसरी स्टेज पे आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। जो आपका परीक्षा होगा, परीक्षा में लिखित परीक्षा का मतलब यहाँ पर टोटल आपके 200 अंकों का पेपर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 200 अंकों का पेपर होगा। एक पेपर होगा आपका फूड लॉ का, एक पेपर होगा आपका फूड साइंस का, 2 पेपर होंगे। उसके बाद में आपका क्या होगा, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का। तो सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, ये दोनों ही पेपर आपके सेम डे होंगे, ठीक है। एक पेपर मॉर्निंग में होगा, एक पेपर इवनिंग में होगा। पहला पेपर टोटली फूड लॉ से रिलेटेड है, फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006, फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड रूल्स 2011 एंड फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। तो 2011 में जितने भी रेगुलेशन हैं, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, कंटामिनेंट्स हो गया, प्रोविजन हो गया, लेबोरेटरी वाला हो गया, ये सारे के सारे रेगुलेशन आपको पढ़ने होंगे। ये टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। समय मिलेगा 2 घंटे का आपको, ठीक है। पेपर 2 जो आपका होगा वो पूरा का पूरा फूड साइंस से रिलेटेड होगा। न्यूट्रिशन भी पूछा जाएगा, फूड केमिस्ट्री भी आएगी, फूड माइक्रोबायोलॉजी भी आएगी, इसके साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी भी आपसे पूछी जाएगी। ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। इसको भी आपको करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे। इंटरव्यू जो होगा वो आपका 30 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितना हो गया, 230 मार्क्स का आपका पूरा पेपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपके पास में कितने मार्क्स होने चाहिए, 40% मार्क्स के साथ में आप क्वालिफाई कर जाओगे फॉर इंटरव्यू या अनरिजर्व कैटेगरी में। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर पिछड़ा वर्ग सेकंड, पिछड़ा वर्ग फर्स्ट, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 36.5 और 34% यहाँ पर रखा गया है बेसिक क्राइटेरिया। इतना आपके पास में होगा तब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करोगे, ठीक है। उसके बाद में देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बातें क्या है जो आपको ध्यान देनी है। जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहीं से आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है और किसी वेबसाइट पे नहीं जाना है। बहुत सारे लोगों को इसमें भी डाउट था। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी और जो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको छूट मिलती है। अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो वहाँ पर 150 रुपये फ़ीस रखी गई है प्लस बैंक चार्जेस। उसके बाद में यहाँ पर देखो बोला गया है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस को कायदे से पढ़ लेना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। उसके बाद में आपको जो अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आप यूज़ कर रहे हो वो सारा का सारा आपके पास में प्रॉपरली होना चाहिए। ईमेल आईडी वगैरह आपके पास में होनी चाहिए। और ध्यान रहे आप यहाँ पर कुछ भी गलतियाँ करते हो तो आप दोबारा से कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर कोई भी करेक्शन के लिए ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन नहीं है, आपको एक बार ध्यान से चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद में जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जब भी अपना रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद में दोबारा से लॉगिन करोगे, फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करोगे पूरा डिटेल में, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है, ग्रेजुएशन में जो कैंडिडेट हैं अगर जिनका रिजल्ट जो है वो 14 जुलाई से पहले आ जाता है तो वो सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। यानी कि अगर आप अपना लास्ट ईयर में हो बट आपका रिजल्ट आ गया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, और जिसका रिजल्ट नहीं आया, अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुए, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इसको लेकर के हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, स्टेप बाय स्टेप आप उसको देख करके अप्लाई कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जिसको लोगों ने इग्नोर किया है, इसके अगर आप इसको नहीं करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। लिखा गया है, क्या लिखा गया है यहाँ पर, जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है उसके बाद में उसको यहाँ पर क्या करना होगा, सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को क्या करना होगा, सेल्फ अटैच करना होगा, ठीक है, खुद से प्रमाणित करना होगा। और उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स को स्पीड पोस्ट करना होगा। स्पीड पोस्ट कहाँ पर करना होगा, परीक्षा नियंत्रक यानी कि एग्जाम कंट्रोलर, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन,
सर्कुलर रोड रांची, ये पिन कोड दिया गया है 834001। इस एड्रेस पे आपको अपने डॉक्यूमेंट भेज देने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स जिरॉक्स करा करके हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी है। ये आपकी जो डेट है वो 27 जुलाई 2023 है। इससे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए। अगर आप कम से कम आपको 7 से 8 दिन पहले भेजना चाहिए, तभी इस डेट को पहुंचेगा। अगर इस डेट को नहीं पहुंचता है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से आपका जो लास्ट डेट है वो 14 है, बट उसके बाद में आपको इतना टाइम बीच में मिल रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर आपको डिटेल में फिलअप करना है, विज्ञापन संख्या डालनी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना है लिफाफे के ऊपर। उसके बाद में अपने पद का नाम डालना है। साथ ही साथ इन सभी को बोल्ड लेटर में आपको लिखना है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन करना है उसके ऊपर। अगर ये पहुंचता नहीं है तो उसके बाद में जेपीएससी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसको लेकर के बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो साक्षात्कार हेतु यहाँ पर आपके सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के अनुरूप आपको वहाँ पर सारी की सारी फोटोकॉपीज़ या फिर डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहाँ पर लेकर के जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम और इंटरव्यू के टाइम पे आप ले जाओगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हाई स्कूल का आपका मार्कशीट और इसके साथ ही साथ जो रिजल्ट वगैरह होता है वो सब, इंटरमीडिएट का, साथ ही साथ आपने जो अपना ग्रेजुएशन किया है वो भी आपको यहाँ पर लेकर के जाना है, डिग्री वगैरह जो है। जाति प्रमाण पत्र जहाँ पे लागू होता है, कहने का मतलब अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं वहाँ पर काम करेगा तो आपको नहीं लगाना है। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जहाँ पे एप्लीकेबल है वहीं पे लगेगा, सबको नहीं देना है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे कि जो अगर जो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है वो भी आपको यहाँ पर देना होगा उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो सर्टिफिकेट है जिसको बोलते हैं निःशक्तता, यानी कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, अगर आप उस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो पीडब्ल्यूबीडी में, तो वहाँ पर अगर एप्लीकेबल है तो आपको देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो है ऊपर वाला जो था ये आपका होता है एनओसी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग में हो तो आपको देना होगा, अदरवाइज आप इसको छोड़ दो। इसी वजह से ब्रैकेट में लिखा गया है जहाँ लागू हो सबको नहीं देना। आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र किसके लिए? ईडब्ल्यूएस, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पर ये देना होता है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि सभी को ये सारी चीज़ें नहीं देनी है। उसके बाद में देखो लास्ट डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 15/6 यानी कि 15 जून से स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा डिले हो गया था तो 18 से प्रॉपर मैनर में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में देखो आप यहाँ पर जो दिया गया है कि 14 जुलाई आपकी लास्ट डेट है, इससे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद में 17/7 तक आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन फीस सबमिट कर सकते हो। तो आई होप अभी आपको इसको लेकर के कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम सिलेबस को लेकर के अगर बात कर लें कि आपको सिलेबस में पढ़ना क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में सिलेबस नहीं दिया गया, तो थोड़ा सा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप झारखंड फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हो या फिर आप करना चाहते हो तो आप स्व एजुकेशन के वीडियो कोर्स के साथ में जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको मिलेगा पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू गाइडेंस, यानी कि इन तीनों ही स्टेप को यहाँ पर हम कवर करेंगे। पेपर 1 जहाँ पे सबसे कॉम्प्लिकेटेड फूड लॉ हो जाता है, वहाँ पर हम फूड लॉ को एकदम सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे। आप हमारे डेमो क्लासेस देख सकते हो और आप इसके साथ ही साथ हमारे कुछ यूट्यूब वीडियोस पड़े हुए उनको आप देख सकते हो, या फिर आप ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर डेमो लेक्चर्स को देख सकते हो। साथ ही साथ कोर्स के फीचर्स की बात करें, यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएंगी जिसको आप प्रिंट लेकर के पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको मिल जाएंगे, नॉट ओनली झारखंड के पेपर। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको अदर स्टेट के और सेंट्रल FSO के पेपर्स मिल जाएंगे। ये पेपर्स आपको केवल और केवल मतलब PDF फॉर्मेट में नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पर इनके एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर प्रॉपर मैनर में उन क्वेश्चंस को विद इन टाइम लिमिट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आपका कितना स्कोर बनना है, और आप उन लोगों के साथ में कॉम्पिटिट भी कर सकते हो जो और लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उनके एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप ये PYQ जब आप सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि जो अभी तक जितने भी फूड सेफ्टी ऑफिसर के पेपर्स हुए इंडिया में, उनका एक्चुअल में लेवल क्या रहता है। इसको लेकर के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो इस पर्टिकुलर नंबर पे, या फिर आप सिंपली ऐप डाउनलोड कर सकते हो स्व एजुकेशन का। अगर आप iOS यूज़र हो यानी कि एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हो, लैपटॉप पे यूज़ करना चाहते हो, तो आप हमें व्हाट्सअप करो, वो प्रोसीजर भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो अभी चलिए हम मूव करते हैं। अब हम सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये है JPSC FSO का सिलेबस। देखो सिलेबस क्या है कि JPSC ने यहाँ पर एकदम क्लियर नहीं किया है,
तो हम क्या करते हैं, हम जेपीएससी का प्रीवियस ईयर का दोनों पेपर देखते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। वहाँ से हमें एक आइडिया लगता है कि आखिर ये क्या पूछते हैं पेपर में, और इसके साथ ही साथ हम अदर एग्जाम को कंसीडर करके चलते हैं, तो उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले कुछ बातें तो क्लियरली मेंशन है, फूड लॉ का सिलेबस बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है, जैसे कि हमें सबसे पहले ये पढ़ना होगा बैकग्राउंड ऑफ फूड लॉ, उसके बाद में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पढ़ना होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011 पढ़ना होगा। यहाँ पर टोटल हमारी 17 to 18 क्लासेस लग जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेगुलेशन को अगर पढ़ते हैं, रूल्स को पढ़ते हैं, तो रूल्स को पढ़ने में भी हमारी 4 से 5 क्लासेस जाती हैं। फिर अगर हम ये सारे रेगुलेशन को जब हम कवर करेंगे तो यहाँ पर करीब करीब हमें 15 क्लासेस के करीब या फिर उससे ज़्यादा क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो लॉ एक लाइन में लिखे गए हैं, बट ये काफ़ी डेप्थ में हैं, आपको वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद में जब फूड लॉ की बात आती है तो ये तो हमारा नेशनल फूड लॉ हो गया, बट इंटरनेशनल फूड लॉ को कवर करने के लिए हमें ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन और इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ISO, और इसके साथ FAO, WHO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया में ये फूड लॉ के साथ ही साथ पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है, यानी कि फूड सेफ्टी का कैसे पूरा सिस्टम काम करता है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उसको लेकर के हमें FSSAI स्पेशल पढ़ना होगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैसे काम करती है, स्टेट फूड अथॉरिटी जैसे कि झारखंड की फूड अथॉरिटी है वो कैसे काम करेगी, यानी कि हर एक स्टेट की फूड अथॉरिटी कैसे काम करती है, वहाँ पर कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको हम पढ़ेंगे। हम फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के फंक्शंस को देखेंगे, गवर्नमेंट स्कीम फॉर सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड को हम कवर करेंगे, फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को देखेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम हम बात करेंगे कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं उनका ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। फिर यहाँ पर हम फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम की बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में देखने को मिलेंगी। फूड सेफ्टी ऑडिट क्या होता है, इंस्पेक्शन बाय FSO क्या होता है, फूड अलर्ट और फूड रिकॉल क्या होता है, ये सारी चीज़ें। फिर हम यहाँ पर कुछ नेशनल बॉडीज़ हैं जो स्पेशली फूड के साथ में मिलकर के काम करती है, जैसे BIS हो गया, एपेडा हो गया, एम्पेडा हो गया, एगमार्क, स्पाइस बोर्ड और एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल हो गया, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, कॉफ़ी बोर्ड हो गया, इन सब के बारे में देखेंगे। पेपर 2 जो हमारा बेसिकली फूड साइंस से रिलेटेड है, वहाँ पर देखो सबसे पहले तो फूड केमिस्ट्री और फूड न्यूट्रिशन को हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ मेजर चीज़ें हैं, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया और वाटर हो गया, एंजाइम हो गया। उसके बाद में बात करते हैं तो पिगमेंट और फ्लेवर हो गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड हो गया। उसके बाद ही में यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो न्यूट्रिशन होता है उसका क्या यहाँ पर फंक्शन होता है, ठीक है। और उसके बाद में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब हमें देखना है। न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में हमें पढ़ना है, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं। फिर फूड एडिटिव्स की बात करें तो हमें फूड एडिटिव्स की पूरी कहानी देखनी है कि कौन कौन से फूड एडिटिव्स जो हैं वो आर्टिकल ऑफ फूड में परमिटेड होते हैं, उनकी क्या क्या लिमिट्स होती हैं एज पर द फूड लॉ, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। फूड माइक्रोबायोलॉजी में जब हम जाएंगे तो पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे ज़्यादा हमें ये फोकस करना है कि जो भी फूड बॉर्न डिजीज़ वगैरह होती हैं उनको लेकर के कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। और उसके बाद में जब हम आगे जाएंगे तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना है हमें, जिसमें हम HACCP, GMP, GLP, GAP ये सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनता है कोई ना कोई क्वेश्चन। फिर हम आते हैं फूड एनालिसिस में, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ होते हैं फूड की टेस्टिंग और एनालिसिस में, ठीक है। उसके बाद में बात आती है फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, तो ये काफ़ी एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, जिसमें हमें प्रिजर्वेशन के प्रिंसिपल और प्रोसेसिंग वगैरह के बारे में पढ़ना है। फिर हमें देखो यहाँ पर जैसे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ होती हैं। फिर यहाँ पर हमें फूड प्रोसेसिंग में ही कुछ क्रॉप्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, जैसे स्पाइस वगैरह के बारे में पढ़ना है, हर्ब्स के बारे में पढ़ना है, इनका प्रिजर्वेशन या फिर इनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, फूड प्रोसेसिंग। फिर हमें मीट और फिश प्रोसेसिंग, पोल्ट्री हो गया, एग हो गया, आपने देखा होगा मीट हो गया, एग हो गया, इनसे क्वेश्चंस हमारे बनते ही बनते हैं। फिर हम यहाँ पर देखो सीरियल प्रोसेसिंग के बारे में देखेंगे। मिल्क एंड डेयरी प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर क्या क्या हैंडलिंग होती है, सारे क्या क्या स्टेप होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में कुछ कन्फेक्शनरी आइटम्स होते हैं, उनको लेकर के क्या प्रोसेसिंग है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। ये कुछ हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड है स्पेशली फॉर द फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के। साथ ही साथ यहाँ पर बात करते हैं तो त्रिपुरा फूड सेफ्टी ऑफिसर और ये असम फूड सेफ्टी ऑफिसर, बहुत सारे लोगों के साथ में ऑलरेडी हम इंटरव्यू कंडक्ट कर चुके हैं, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले कि वो ऑलरेडी जिन्होंने क्वालिफाई किया वो क्या कहना चाहते हैं, आपकी कितनी मेहनत यहाँ पर ज़रूरी है। जैसे कि हम आपको थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, उसके साथ में आपका डेडिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए।
तो इसके लिए आप हमारे इंटरव्यू वगैरह देख सकते हो जो हमने एफएसओ टॉपर टॉक्स के नाम से डाले हैं। तो आई होप आपको ये सारे जो भी डाउट्स हैं ये सब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करनी है, अगर आपको नहीं करनी है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट होते हैं तो कमेंट करना, उस पर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।